Hello all. So today we'll be discussing some short questions which have been taken from the previous year board exam of 2024 set number 1. So ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ये हम डिस्कस करेंगे एंड हमारी जो डिफरेंट चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगी. बहुत ही अच्छे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस है इसमें. सो लेट्स गो थ्रू इट. So the first question is, if the sum of the zeros of the polynomial is root 2, then find the value of k. एक polynomial हमको दिया हुआ है एंड उसका सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है √2. ठीक है, तो मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, आप अपने कन्वीनियंस से उसको शॉर्टकट कर सकते हो. आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो बेसिकली मेरे को थोड़ा समझाने के लिए इसको डिटेल में जाना पड़ेगा. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप पॉलिनोमियल लिखिए क्योंकि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है एंड पॉलिनोमियल इज 2x² माइनस k √2x + 1. ये हमारा पॉलिनोमियल दे दिया. अब वो बात कर रहा है सम ऑफ द जीरोस का और हमको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ k. और बात क्या कर रहा है वो, सम ऑफ द जीरोस का. तो देखो सम ऑफ द जीरोस का बात किया तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे. तो मैं मान के चलता हूं, चलो अल्फा एक जीरो हो गया और बीटा एक जीरो हो गया. ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब देखो ये जो वैल्यू ऑफ k मांगा है वो k है किधर, k इधर है. तो वो क्या है, जो x की कोएफिशिएंट है उसका एक पार्ट है. x की कोएफिशिएंट क्या है, -k√2 और k उसका एक पार्ट है. इसका मतलब मेरे को सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू दी है √2 और मेरे को जो वैल्यू निकालनी है वो पड़ी है कोएफिशिएंट में. तो मेरे को यहाँ पर क्या रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा, जहाँ जो रिलेशनशिप जीरो को, दोनों जीरोस को उसके कोएफिशिएंट से मिला है. ठीक है, एक तो आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a भी होता है, लेकिन c में मेरा ओनली 1 है, c में मेरा ओनली 1 है, k नहीं है. तो मैं कौन सी रिलेशनशिप यूज करूंगा, ये वाली, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो कंपेयरिंग with ax² plus bx plus c, we get a is equal to, देखो x² का कोएफिशिएंट है a, तो x² का कोएफिशिएंट है कौन, 2, तो a हो गया हमारा 2. देन b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की कोएफिशिएंट है b, तो b की वैल्यू, इधर x की कोएफिशिएंट है -k√2, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ b as -k√2 एंड वी गेट c as 1. अब हमको दिया था कि इफ द सम ऑफ द जीरोस इज √2, तो सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी दी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2. अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -b/a भी लिख सकते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, -b/a इज इक्वल टू √2. नाउ मेरी b की वैल्यू कितनी है, -k√2. ये माइनस पहले से ही था और b की वैल्यू आ गई -k√2. इधर ध्यान देना, जहां भी माइनस आएगा वहां पे एक बार सोचना जरूर, एक सेकंड सोच के ही आगे निकलना, कहीं भी कभी भी माइनस आए तो. तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2. तो देखो b की वैल्यू थी -k√2, मैंने b की जगह डाल दिया और ये माइनस ऐसे ही रह गया और ये हो गया मेरा कितना, इक्वल टू √2. नाउ लुक, दिस √2 कैंसल्स आउट और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो ये हो गया k/2 is equal to 1 और which implies k is equal to 2. So that we get the value of k as 2. So हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे है. तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79, वो प्लेयर की जीतने की संभावना कितनी है, 0.79. तो वो उसका पूछा है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द सेम गेम. यहाँ पे ध्यान दो क्या दिया हुआ है, लूजिंग द सेम गेम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो देखो हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ऑकरिंग. ठीक है, ये दोनों मिलके कितने होते हैं, 1. तो यहाँ पर क्या है, हमको दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द सेम गेम, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द सेम गेम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। हमको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.79 और हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, तो वो कितना निकल जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ losing the game will be 1 minus 0.79, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.00 minus 0.79। 10 से 9 गया 1, देन 9 से 7 गया 2 और इधर कुछ नहीं है, तो ये हो गया मेरा कितना 0.21, तो इट्स वैल्यू इज 0.21। सो ध्यान दो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 0.21% रखा है, तो 0.21% कितना हो जाता है, 2 जीरो और जुड़ जाएंगे। इधर देखो मैं करता हूँ 0.21% है तो परसेंट का 100 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.0021, तो ये गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमको आ रहा है किधर से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और वो बोला है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। रूट्स क्या हो गया रियल एंड इक्वल। देन वो पूछा कौन सा रिलेशनशिप ट्रू है, तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे टर्म में क्या है ए बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर ए सी बी स्क्वायर 4ac सी बी स्क्वायर ए, इसका मतलब ये किसका बात कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट का बात कर रहा है। तो जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। अब डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा इक्वल टू 4ac। अब देखो यहाँ पे कोई सेट कर रहा है क्या इसमें, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बी स्क्वायर इक्वल टू ac आ रहा है, इधर बी स्क्वायर इक्वल टू ac आ रहा है और इधर कितना आ रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, मतलब ये वाला हमारा आंसर करेक्ट है। तो उसको ला कैसे रहा है, ac को आप रखो और 4 को उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4। सो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से आया है, तो इसमें क्या दिया हुआ है इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 7। ओके, मेरा एक ap दिया हुआ है, उसका फर्स्ट टर्म मेरे को कितना दे दिया 7, उसके बाद वो बोल रहा है द nth टर्म इज an इज इक्वल टू 84। ओके, सो an हमको कितना दे दिया 84, ठीक है। अब वो बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ओके, Sn दे दिया मेरे को कितना 2093 डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे को पूछा है n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a दे दिया है, an दे दिया है और Sn दे दिया है और मेरे को पूछा है n की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे बड़ा कौन है इधर, इधर सबसे बड़ा टर्म कौन सा है सम, क्योंकि ये एक टर्म है, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है। ये वाला क्या है an क्या है लास्ट टर्म है, और सबसे बड़ी जो यूनिट है इधर या जो क्वांटिटी है इधर वो क्या है Sn, तो हम Sn को लेके चलेंगे। तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म, a प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि ये n टर्म्स का सम दिया है तो an इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा लास्ट टर्म बन जाएगा, ठीक है। अब Sn की वैल्यू हमको कितनी दी थी 2093 डिवाइडेड बाई 2, 2093 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने एक्चुअली जो सम का फॉर्मूला होता है मैं इधर एक बार बता देता हूँ, वो एक्चुअली होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 होल इंटू d, ये होता है सम का फॉर्मूला। तो हमने क्या किया n/2 को ऐसे ही रहने दिया
और ये a को दो भाग में जोड़ा, एक a किया और एक तो इसको क्या कर दिया a प्लस n माइनस वन होल इंटू डी। ठीक है, तो क्या हो जाता है ये जो a प्लस n माइनस वन होल इंटू डी ये क्या बन जाता है an, मतलब जनरल टर्म या लास्ट टर्म, और ये बन जाता है मेरा a। तो ये कितना हो जाता है n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब देखो a की वैल्यू हमको पता है, an की वैल्यू हमको पता है, सिर्फ एक अननोन बचा क्या n, जो कि हमको निकालनी है। तो अब हमको यहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया कि हम निकाल सकते हैं। तो ये कितना दिया मेरे को n बाई टू, a की वैल्यू हो गई 7 और an की वैल्यू हो गई मेरी 84 इज इक्वल टू कितना हो गया 2093 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये टर्म पूरी मल्टीप्लिकेशन पे है और ये टर्म भी क्या है सिंगल टर्म है, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना n इंटू 84 प्लस 7, तो 84 प्लस 7, 7 फोर 11 1, तो कितना आ जाता है ये 91। सो n इंटू 91 इज इक्वल टू 2093। तो हमको क्या निकालना है n, तो n विल बी 2093 डिवाइडेड बाई 91। तो अगर हम लोग क्या करते हैं 2093 को 91 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, तो 91 इंटू, देखो यहाँ पर सारे टर्म्स में क्या है 2 2 2 2, पहला सब में क्या है 2 है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं 91 इंटू 2 करते हैं। ठीक है, तो 91 इंटू 2 करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे कहाँ जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 91 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ रहा है 2 2 9 18 182। तो ये हो गया मेरा 182। ना 9 से 2 गया तो कितना आ गया 7, और यहाँ पे गया 10 से 8 गया तो 2, और ये 1 to 1 कैंसिल हो गया, ये बचा 273। अब हम लोग क्या कर सकते हैं 91 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अगर हम लोग इधर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, सो वी गेट 273। तो ये कट हो गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 23। सो द वैल्यू ऑफ n इज 23। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा एलसीएम्स के बारे में बात कर रहा है एंड इट इज फ्रॉम द चैप्टर रियल नंबर्स। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखो, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as p equal to 18a square b4 and q 20a cube b square। अच्छा, हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो पॉजिटिव इंटीजर को उसके एक फॉर्म में एक्सप्रेस किया है और बोला गया है कि a एंड b क्या है प्राइम नंबर्स हैं, a एंड b क्या है प्राइम नंबर्स हैं। तो हमको एलसीएम निकालना है p और q का। तो देखो पहले आप p लिखो 18a स्क्वायर b4। अब ध्यान दो कि यहाँ पर a और b तो क्या है वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, लेकिन 18 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको p को पूरे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे या एक्सप्रेस कर देंगे और q को भी प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो q क्या हो गया 20a क्यूब b स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दो 18 को हमको प्राइम नंबर्स में करना है, तो क्या हो जाएगा 2 9 18 3 3 9। तो क्या हो जाएगा 3 दो बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 18 को 2 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर इधर हो गया a का स्क्वायर और इधर हो गया b का पावर 4। ध्यान दो इसको आप क्या करना असेंडिंग ऑर्डर में लिखना नंबर्स को, तो आपको क्या होगा बहुत इजी हो जाएगा। अब ये 2 का पावर हो गया 1। अब यहाँ 20 है, तो 20 को अपन क्या कर सकते हैं 2 10 2 5। तो देखो यहाँ पे 2 कितने बार यूज है 2 बार, तो 2 का पावर 2। यहाँ पर 3 यूज नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। 5 का पावर 1 और a का पावर कितना है 3 और b का पावर कितना है 2। अब जब हमको एलसीएम निकालना रहेगा, एलसीएम ऑफ
P कमा Q। अगर हमको जब ये निकालना रहेगा तो इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, आपको सब सारे प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम पावर लेनी है और सारे प्राइम नंबर्स को कवर अप करना है। ठीक है, तो मैं पहले इधर चलता हूँ, 2, तो 2 का पावर इधर है 1, इधर है 2 का पावर 2, तो मेरा हाईएस्ट वाला क्वालिफाई होगा 2 का पावर 2। अब मैं दूसरे नंबर में चलता हूँ, 3 का पावर 2, इधर 3 है ही नहीं, तो हाईएस्ट कौन है, 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2। देन और क्या नंबर बचा, 5, है ना, वेरिएबल में बाद में जाएंगे। और एक क्या नंबर बचा, 5 का पावर 1, तो इधर हो गया मेरा 5 का पावर 1, ऊपर तो 5 है ही नहीं। अब ए में चलते हैं, इधर ए का पावर 2 है, इधर ए का पावर 3 है, बड़ा कौन है, हाईएस्ट इज ए टू द पावर 3, तो ए टू द पावर 3। और यहाँ पर देखो b का पावर 4, b का पावर 2, बड़ा कौन है, b का पावर 4, तो हो गया b का पावर 4। तो ये हो गया हमारा आंसर एलसीएम का। तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया 5 इंटू ए क्यूब b4। अब ये कितना हो जाता है, 4 5 20, 20 इंटू 9 180 ए क्यूब b4। ये हो गया मेरा एलसीएम। सो 180 का 2 है एंड हमारा आंसर कौन सा है, डी, 180 ए क्यूब b4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो ये क्वेश्चन AD इज द मीडियन, तो ये हमारा आ गया कहां से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बोल रहा है, ये AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, सो AD इज अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया। अब वो बोल रहा है मीडियन, AD एक मीडियन है, तो मीडियन क्या होता है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स of a triangle to the midpoint of the opposite side. Line drawn from the vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side. मतलब एक वर्टेक्स से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करेगा, जो कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करेगा, तो BD इक्वल टू क्या हो गया, CD। तो इससे तो मालूम चल गया D क्या है, मिड पॉइंट हो गया। अब ABC, ए की वैल्यू, ए की कोऑर्डिनेट कितनी दी है, 5 कमा -6, बी की कोऑर्डिनेट क्या है, 6 कमा 4, और सी की कोऑर्डिनेट क्या है, 0 कमा 0। अब हमको बोला है एडी का लेंथ निकालने के लिए, एडी का लेंथ निकालने के लिए बोला है। तो एडी का लेंथ निकालने के लिए हमको ए की कोऑर्डिनेट तो मिल गई, अब डी की कोऑर्डिनेट है नहीं हमारे पास, ठीक है। अब डी की कोऑर्डिनेट हमको निकालनी पड़ेगी, और डी क्या है, मीडियन के वजह से डी क्या बन गया, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कितना हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कितना हो जाएगा, देखो, सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2 एंड सम ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा, 6 + 0 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना हो जाएगा, 4 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 4 + 0 डिवाइडेड बाय 2। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाते हैं डी के, 6/2 3, और ये हो जाता है 3,2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 3,2। अब हमको निकालना है क्या, लेंथ ऑफ एडी। तो लेंथ ऑफ एडी हमको किससे निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ एडी हमको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, √ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए, 5 - 3 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर प्लस -6 - 2 का स्क्वायर, -6 - 2 का स्क्वायर। देखिए जहां भी माइनस आएगा आप 1 सेकेंड जरूर दीजिए उसको सोचने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा 1 सेकेंड जरूर स्पेयर करना, वरना आपको बहुत बड़े मिस्टेक से बचा सकता है, क्योंकि माइनस जहां भी आता है वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करके जाता है, तो हमको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। अब 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और ये -6 - 2 कितना हो जाएगा, -8, और -8 का स्क्वायर हो जाएगा +6।
64 प्लस 64, तो हमारा आंसर कितना आ गया √68। सो ये मेरा हो गया आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So it's from the an interesting chapter, trigonometry. I love trigonometry very much. So let's see. So we are given if sec theta minus tan theta is equal to m. Okay, sec theta minus tan theta is given as m, and we have to find the value of sec theta plus tan theta. Okay, we have to find the value of sec theta plus tan theta. Now look, हमारे पास 3 आइडेंटिटीज है ना? तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो कि सेक और टेन को रिलेट करती है? वो कौन सी आइडेंटिटी है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है जो कि सेक और टेन थीटा को रिलेट करती है। तो हमको यहाँ देखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो रहा है मेरा 1, और ये हमको एक सेक माइनस टेन थीटा दिया हुआ है और सेक प्लस टेन थीटा पूछा हुआ है। तो हमको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है, तो हम वो वही यूज करेंगे। तो इजी हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ हमको इसमें से एक निकालना है और एक की वैल्यू दी हुई है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या लिख देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल इंटू एम इज इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/m। ये हो गया मेरा आंसर। सो ऑप्शन सी क्वालिफाइज। Now let us go through the next question. So this question is from the chapter probability again. एक क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी से, अब ये दूसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। तो हमको क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 25 if all the even numbers are removed then the probability of getting at random a prime number from the remaining is okay। तो हमको डेटा क्या क्या दिया था, 1 दिया था, 4 दिया था, 7 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है, 21 दिया है, 25 दिया है। अब ये बोल रहा है कि इसमें से हमने क्या किया, सारे इवन नंबर्स रिमूव कर दिए। तो इवन नंबर्स हमारा यहाँ पे कौन कौन है, एक हो गया 4, ये हटा दिया मैंने, और एक हो गया 16, वो मैंने हटा दिया क्योंकि इवन नंबर्स हटाने के लिए बोल दिया है। तो इधर एक चीज नोट करो कि इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, एक तो वो वर्ड यूज किया है रिमूव्ड, ठीक है, और एक वर्ड यूज किया है उसने रिमेनिंग, कि इवन नंबर्स रिमूव कर दिया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग। फ्रॉम द रिमेनिंग मतलब मेरा जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग, सपोज वो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब वो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब देखो पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स थे, उसमें से 2 इवन नंबर्स निकल गए, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अब बचे कितने मेरे, 5, क्योंकि 2 तो निकल गए, 4 और 16 निकल गए। अब हम जाते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में हमको क्या मांग रहा है वो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसमें कि एक होता है 1 और दूसरा होता है द नंबर इटसेल्फ। तो अब बचे क्या, ये 1, तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो ये क्वालिफाई नहीं होगा, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं,
1 और 7। 9 प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका एक 1 एक फैक्टर हो गया, 9 एक फैक्टर हो गया और एक 3 फैक्टर हो गया, तो ये भी क्वालिफाई नहीं करेगा। 21 इसके तो बहुत सारे फैक्टर है, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 21 हो गया, तो ये भी नहीं करेगा। 25 ये भी नहीं करेगा, 1 हो गया और 5 हो गया और 25 हो गया, तो ये सिर्फ क्वालिफाई कर रहा है कौन, एक नंबर, है ना। तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1, तो मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/5, तो आई गेट द ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख के तो बहुत ही टफ लग रहा है, बट हम इसको देखेंगे, ये उतना टफ नहीं है, ठीक है। ये देखने से एक अपने को नजरिया आ जाता है कि यार यार ये क्या आ गया, ठीक है, ये तो मेरे को पता नहीं, ये तो मैंने देखा नहीं। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। सो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बात कर रहा है, डेटा के ऊपर बात कर रहा है, तो इट हैज कम फ्रॉम द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। सो इधर क्या दिया हुआ है, फॉर सम डाटा x1 x2 xn with respective frequencies f1 f2 fn, okay, the value of summation 1 to n fi whole into xi minus x bar is equal to, हमको ऐसे पूछा है, ओके। तो इसमें से पूछा है कि आंसर क्या होगा, एन एक्स बार होगा, 1 होगा, समेशन एफ आई होगा, 0 होगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमको हिंट कहाँ से लेना है, यहाँ पे एक दिया हुआ है एक्स बार, क्या दिया हुआ है, एक्स बार, यहां से हमको हिंट लेना है, और एक्स बार क्या है, मीन, एक्स बार क्या है, मीन। तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n, summation I is equal to 1 to n fi xi divided by summation I is equal to 1 to n fi, ये हमारा होता है मीन का फॉर्मूला। अब देखो इसने कुछ इस तरीके से मांगा है, इस तरीके से किया है, ठीक है। तो हम अगर इसको थोड़ा सा देखेंगे तो ये क्या है, समेशन एफ आई किसके साथ मल्टीप्लाई है, एक्स आई के साथ, तो वो तो हमारा इधर आ रहा है, ठीक है ना। समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ आई इंटू एक्स आई, वो हमारा इधर आ रहा है। और इधर देखो समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ आई जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बार के साथ आ रहा है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे को ये वाला टर्म आ सकता है। सो लेट्स सी, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बार किसके साथ मल्टीप्लाई है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 एफ आई के साथ, जो कि इधर है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, एक्स बार इंटू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ आई इज इक्वल टू कितना हो गया, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ आई एक्स आई, ओके। अब देखो यहाँ पे एक्स आई है और यहाँ पे एक्स बार है, और एक्स बार क्या है, एक्स आई से माइनस हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तब जाके एक्स बार, एक्स आई से एक्स बार माइनस होगा, तो हम उस तरफ लेके चलते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो ये जब उधर जाएगा तो ये हो गया समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, क्योंकि ये इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, तो क्या हो गया, 0 हो गया। नाउ लुक, अभी हम क्या करेंगे, कॉमन क्या लाया है, समेशन एफ आई कॉमन लाया है, तो समेशन एफ आई यहां से और यहां से निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, समेशन 1 टू एन एफ ऑफ आई कॉमन लाया, तो इसके पास क्या बचा, एक्स ऑफ आई, और ये तो बाहर चला गया, तो इसके पास क्या बचा, एक्स बार, ओके। तो ये कितना हो गया, 0, तो मेरा ये आंसर आ गया, summation f of I whole into xi minus x bar is equal to 0. So we get the answer as option number D. Now moving on to the next question. यहाँ पर दिया हुआ है the zeros of a polynomial this or twice the zeros of the polynomial this. Find the value of p. Very interesting question.
हमको यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है. ओके, सो लेट अस टेक वन पॉलिनोमियल एज p ऑफ x. p ऑफ x दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू. ओके, अब हम जाते हैं दूसरे पॉलिनोमियल को, हम लोग क्या पकड़ते हैं, g ऑफ x पकड़ते हैं. ठीक है, तो दूसरा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6. अब इसमें बोल क्या रहा है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द p. सो p इधर पड़ा है और g ऑफ x में हमको सारे कोएफिशिएंट्स हमको मालूम है, p ऑफ x में हमको कोएफिशिएंट्स मालूम नहीं है. रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है, पहले पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोस के ट्वाइस हैं. ओके, ठीक है, तो अगर अल्फा 1 और बीटा 1 इसके जीरोस हैं, अल्फा 1 और बीटा 1, अल्फा 1 और बीटा 1 अगर इसके जीरोस हैं, तो हम इसके जीरोस लेते हैं अल्फा 2 और बीटा 2, ये हम इसके जीरोस ले लेते हैं. अब देखो मेरे को निकालना है p, तो p हमको कैसे निकलता है, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू कितना होता है, c बाई a. अब देखो हमको ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके कोएफिशिएंट है p और उस कोएफिशिएंट की वैल्यू हमको निकालनी है कितनी होगी. तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से एक रिलेशनशिप को यूज करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर देखो p की कौन से पोजीशन पे है, b वाले पोजीशन पे है ना, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो हम क्या करेंगे, ये b को यूज करने का ट्राई करेंगे. तो बस हम लोग जाएंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. ठीक है, तो उसके जाने के पहले हम ये देखेंगे द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस. ठीक है ना, तो अल्फा 1 क्या है, अल्फा 1 क्या हो गया, इसके जीरो का ट्वाइस हो गया, मतलब अल्फा 1 हो गया 2 अल्फा 2 और बीटा 1 कितना हो गया, बीटा 1 हो गया 2 बीटा 2, ट्वाइस हो गया एज पर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, अब हम लोग जाते हैं सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं, इसकी पहले निकालते हैं. ठीक है, अब बताओ अल्फा 2 प्लस बीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए. तो ये कितना आ जाएगा मेरे को, अल्फा प्लस बीटा 2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए. ओके, तो कितना आ जाएगा देखेंगे, तो विच इज इक्वल टू माइनस का माइनस इधर रहा और b का वैल्यू कितना है, -5, कितना हो गया, -5. ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, 4. ठीक है, अब ये कितना हो जाता है मेरा, +5/4. सो अल्फा 2 प्लस बीटा 2 कितना हो गया मेरा, +5/4. अब हम यहाँ पे निकालेंगे अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. ठीक है, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू माइनस बी बाई ए. तो माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा, माइनस बी, मतलब माइनस इधर रहा और बी कौन है इधर, p. ठीक है, और a और इधर कौन है, 1. तो ये कितना हो गया, -p. अब देखो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कितना होता है, अब हमको देखो इसकी वैल्यू मालूम है, अल्फा 2 और बीटा 2 की वैल्यू मालूम है. तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा 1 की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ अल्फा 2 और बीटा 1 की जगह क्या डाल रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ बीटा 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी, -p. अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कॉमन ला रहा हूँ, 2 कॉमन लाया तो कितना बचा, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू -p, विच इम्प्लाइज 2 होल इंटू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 का वैल्यू कितना है, +5/4. वो मैं इधर यूज करता हूँ, 5/4 इज इक्वल टू -p. ठीक है, उसके बाद ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/2. तो ये कितना हो गया मेरा, 5/2 इज इक्वल टू -p, विच इम्प्लाइज p इज इक्वल टू -5/2. सो ये हो गया मेरा आंसर. सो ऑप्शन
A is correct. Then moving on to the next question. So we are given here, if the distance between the points 3, -5 and x, -5 is 15 यूनिट्स. दो पॉइंट दिए हुए हैं और उसके डिस्टेंस भी दे दिए हुए हैं, उनके बीच के डिस्टेंस भी हमको दे दिया हुआ है 15 यूनिट. एंड हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द x. और x क्या है, उसका एक तो कोऑर्डिनेट है. ओके, सो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट का नाम लेते हैं a, सपोज वो है 3, -5, और दूसरा पॉइंट का नाम लेते हैं b, और सपोज वो है x, -5. ओके, अब क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमको कितना दे दिया हुआ है, 15 यूनिट्स. ओके, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला डालते हैं, वो क्या है, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स. तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 15. अब इधर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, देखिए इधर माइनस फिर y2 माइनस y1. जहां भी माइनस आए आप क्या करो, थोड़ा एक सेकंड रुक के थोड़ा सोच लो, क्योंकि ये क्या करता है, आपको सिली मिस्टेक्स क्रिएट करता है. मेरा सजेशन है, जहां भी आप माइनस एनकाउंटर कर रहे हो, आप एक सेकंड जरूर अपना इन्वेस्ट करो वहां सोचने के लिए. तो y2 माइनस y1 मतलब -5 माइनस ऑफ -5 माइनस ऑफ -5, तो कितना हो जाएगा, -5 प्लस 5, -5 प्लस 5, तो कितना हो गया, 0. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15. अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट को इधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225. अब कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू, जब इधर अंडर रूट 225 आएगा, अब x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस कितना हो गया, 15. प्लस और माइनस कितना हो गया, 15. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लस 15 का स्क्वायर भी कितना होता है, 225, और माइनस 15 का स्क्वायर भी कितना होता है, 225. तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे. तो एक बार तो अपन क्या करते हैं, x माइनस 3 को इक्वल टू लेते हैं प्लस 15, और एक बार अपन क्या करते हैं, x माइनस 3 की वैल्यू को लेते हैं -15. अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -15 प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12. तो -12 कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, और x इक्वल टू -12, और इधर कितना है, x इक्वल टू 18. तो ये कितना हो जाएगा, -2. ऑप्शन बी इज करेक्ट. So now the next question is the question number 12 and it is also from the chapter trigonometry. तो इसमें क्या दिया हुआ है, if cos alpha plus beta is equal to 0 then the value of cos alpha plus beta by 2 is equal to कितना होगा. Okay, so let's see. हमको दिया हुआ है cos alpha plus beta is equal to 0. ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको स्टेप बाय स्टेप करो, देखो कैसे हो जाएगा. cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा. cos का कौन सा डिग्री, cos का कितना डिग्री, 0 होता है. सो वी नो दैट cos 90 डिग्री इज 0, विच इंप्लाइज कितना हो जाएगा, कि दोनों साइड अगर आप कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. बस ये निकालना था, ये निकल गया हमारा. अब हम जाएंगे वैल्यू निकालने में. क्या बोल रहा है, आप निकालो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसकी वैल्यू मेरे को निकालने के लिए वो बोल रहा है. ओके, अब मैं इसकी वैल्यू डाल दूंगा. cos अल्फा प्लस बीटा कितना है, 90, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना होता है, cos 45 डिग्री, एंड cos 45 डिग्री इज 1/√2. तो ये मेरा आ गया क्या, आंसर. तो ये ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या बता रहा है, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर. तो ये आ गया हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर से. सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट. सो अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर. मतलब क्या किया है आपका, सपोज आपने एक नींबू लिया है एंड नींबू को कट कर दिया. ठीक है, मतलब एक स्फीयर के शेप में नींबू लिया और उसको दो पार्ट में कट कर दिया,
एंड जब आप उसको दो पार्ट में कट कर देते हो तब क्या हो जाता है, दो हेमिस्फीयर बनता है। ठीक है, तो आपके पास था क्या, एक स्पीयर था, आपने क्या किया, उसको दो पार्ट में कट कर दिया। ये एक पार्ट हो गया, और एक आपने और एक पार्ट में उसको कट कर दिया। ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर टू दैट ऑफ टू हेमिस्फीयर्स टेकन टुगेदर। ठीक है, तो किसका बोल रहा है वो, स्पीयर का सरफेस, हमको किसका रेशियो निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का रेशियो किसके साथ निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स टेकन टुगेदर, मतलब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 1 प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2, इसकी रेशियो निकालनी है। अब देखो, सरफेस एरिया अगर इसका रेडियस r है, ठीक है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। अब हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जो पहला वाला हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, देखो जो येलोइश पोर्शन रहेगा ये मेरा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये ऊपर वाला हो गया मेरा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी एक सर्कल बनेगा जो नींबू का आपने काटा, तो जो येलो वाला पोर्शन है वो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और जो ऊपर वाला प्लेन पोर्शन आया वो हो गया मेरा पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो एक का हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 पाई आर स्क्वायर, तो एक पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2 2 4 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 2 बाई 3। सो मेरा आंसर आ गया 2:3। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्या बोल रहा है, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड एज द मीडियन। मिडिल मोस्ट क्या हो जाता है, हमारा मीडियन। मीडियन में हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ये यहाँ देखो अरेंज्ड इन ऑर्डर है ना, तो या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तो उसका सेंटर मोस्ट वैल्यू, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आपको क्या दे देगा, मीडियन दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो 15, ये अगेन आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम से आ गया। दूसरा क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन that can be carved out from a solid cube of h 2 centimeter। ओके, आपको एक कोन का बात किया है और एक क्यूब का बात किया है, तो ये बोल रहा है कि आपके पास एक क्यूब है, आपके पास एक तो क्यूब है, तो हमने क्यूब बना लिया। तो ये क्यूब में से वो क्या बोल रहा है कि इसमें से कट करके, ये एक सॉलिड क्यूब है, ध्यान दो ये क्या एक तो सॉलिड क्यूब है। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या निकालना है, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, मतलब इसमें से कट करके, देखो जो हमको लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन निकालना है, तो ज्यादा से ज्यादा जो कोन, कोन में हमारा क्या रहता है, कोन में एक हाइट रहता है, कोन में एक हाइट रहता है, ठीक है, और क्या रहता है, एक रेडियस रहता है, और ये इस तरीके से हमारा नीचे क्या बनाता है, एक तो सर्कल बनाता है। ठीक है, अब देखो ये जो डायमीटर, जो कोन का जो डायमीटर रहेगा वो मैक्सिमम आप कितना बना सकते हो, जो कोन की डायमीटर रहेगी वो मैक्सिमम आप इधर ये पोर्शन ले सकते हो डायमीटर के लिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो मैक्सिमम हमारा एज ऑफ द क्यूब, क्यूब के सारे साइड सेम होते हैं 2 सेंटीमीटर, तो ये पूरा कितना हो जाएगा मेरा 2 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया बेस। नीचे जो सर्कल बनेगा उसका डायमीटर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब ये जो हाइट है ये मैक्सिमम आप कितना ऊपर ले पाओगे, इधर, तो ये जो ऊपर लिया मैंने, तो ये भी हाइट मैक्सिमम मैं कितना ले पाऊंगा 2, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का क्या हो जाता है, सारा साइड क्या है
सारा एजेस सेम है, तो हाइट भी कितना, मैं 2 से ज्यादा नहीं ले सकता, तो हाइट कितना हो गया मेरा 2। तो अब ये बोला है वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, आर कितना हो जाएगा, डायमीटर 2 है, आर कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, और हाइट कितना हो गया मेरा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई, तो 2 पाई/3, मतलब ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग ऑन टू द, so now comes the question number 16. It is two dice are rolled together. The probability of getting the sum of the numbers on the two dice as 2, 3 और 5। देखिए यहाँ पे दो डाइस बोला है और उसका सम बोला है कितना, सम हमको चाहिए 2 या 3 या 5। तो हम जो सैंपल स्पेस लिख देते हैं पहले। देखो ये जो मैं आपको पूरा सैंपल स्पेस लिख के बता रहा हूँ, बाद में आप सैंपल स्पेस स्किप भी कर सकते हो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, लेकिन एक बार मेरे को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ, फिर अपन जाएंगे कैसे इसको शॉर्टकट में करेंगे। तो जब अगर हम सैंपल स्पेस लिखेंगे दो डाइस का, तो पहले वाले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे वाले पे 1 आ सकता है, 1 1 हो गया, फिर आ सकता है 1 2, फिर आ सकता है 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। अब आ सकता है देन पहले वाले पे 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। Then we can get 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, then 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अब देखिए मेरे को सम 2 चाहिए, 1 + 1 2, 3 चाहिए, 1 + 2 3, और मेरे को 5 चाहिए। 5 1 में कहा मिलता है, 4 में। अब नेक्स्ट 2 में, 2 में हमको क्या मिलेगा, 2 तो मिलेगा नहीं क्योंकि अकेला ही 2 है। 3 भी नहीं, हाँ 3 इधर मिला, 2 1 3, फिर क्या मिलेगा 2 + 3 5, बाकी क्या नंबर है बड़े हैं। 3 में क्या मिलेगा, 3 1 तो मिलेगा नहीं, 3 हमको मिलेगा नहीं क्योंकि 3 खुद ही इक्वल हो गया, एक ही टर्म 3 के बराबर हो गया, तो 3 + 1 4 हो गया। हमको इधर मिलेगा क्या 5, 3 + 2 5। और 4 में क्या मिलेगा, 4 में 4 + 1 हमको मिल जाएगा 5, ठीक है। और बाकी 2 4 में मिलेगा नहीं क्योंकि 4 क्या है 2 से बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, तो आगे हमको जाने से मतलब है नहीं। तो हमको कितने नंबर्स मिले, 1 2 3 4 5 6 7। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, तो प्रोबेबिलिटी P of getting sum as 2, 3 और 5 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे कितने हैं 36, 6 × 6 36, और फेवरेबल आउटकम्स मेरे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। सो द आंसर इज 7/36। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब शॉर्ट में कैसे निकालना है, देखो मेरे को सम चाहिए 2, ठीक है, तो 2 एक ही बार मिल पाएगा, कब 1 + 1 2 में। अब चाहिए मेरे को 3, 3 किस में आएगा, 1 में आएगा और 2 में आएगा, उसके बाद और 3 सम हमको मिलेगा नहीं। तो 1 में मिलेगा 1 और 2 में,
और 2 में मिलेगा 2 और 1 में। अब हमको चाहिए सम 5। सम 5 1 में कब मिलेगा? 1 4 में। 2 में भी मिलेगा क्योंकि 5 2 से बड़ा है, तो 2 में भी मिलेगा। तो 2 3 में मिलेगा, फिर 5 3 में भी मिलेगा क्योंकि 3 से भी बड़ा है, 3 2 में मिलेगा, और 5 4 में भी मिलेगा। कब? 4 1 5। बाकी 5 के आगे हम जाएंगे तो 5 और 6 में हमको 5 मिलने वाला नहीं है, इसमें से कोई भी नंबर मिलने वाला नहीं है, तो हम उधर स्टॉप हो जाएंगे। तो ये मेरा हो गया क्या? आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा देखिए। सो हियर इट इज गिवन दैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट 2,0। ओके, एक सर्कल अपन बनाते हैं, ठीक है। लेट अस ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है? द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट 2,0। सेंटर का दे दिया कोऑर्डिनेट 2,0। ओके, इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर इज एट 6,0। ओके, डायमीटर का एक एंड में सपोज ए ले रहा हूं और उसका एक एंड क्या दिया हुआ है? 6,0, और द अदर एंड इज एट, हमको पूछा है दूसरा एंड कहाँ होगा, तो दूसरा एंड का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो मैं इसका ले लेता हूँ x, y। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट 2,0। ठीक है, हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल का कोऑर्डिनेट्स हमको दे दिया 2,0। ये वन एंड ऑफ द डायमीटर इज एट 6,0, मतलब एक मेरे को एक कोऑर्डिनेट दे दिया मेरा क्या? 6,0, और दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो सेंटर क्या होता है? सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो स्ट्रेट अवे हमको यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? द मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज इक्वल, हम लोग ऐसे करेंगे 2,0। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर होता है वो क्या होता है? सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स, सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2, और सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2। मतलब 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2। तो 6 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, और x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब y निकालेंगे। y कितना हो जाएगा? 0 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। तो हमारा कोऑर्डिनेट कितना आ गया? b का। सो b का कोऑर्डिनेट था x, y। तो b की कोऑर्डिनेट कितनी हो गई? x की वैल्यू आ गई -2, और y की वैल्यू आ गई 0, तो -2, 0। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। सो अभी हम लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर graphs of two linear equations are shown. Okay, the pair of these linear equations is, वो बोला है क्या ये consistent with unique solution होगा, consistent with infinitely many solutions होगा, inconsistent होगा, या inconsistent but can be made consistent by extending these lines. Okay, हमको एक ग्राफ दिया हुआ है और दो लाइंस के रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं। इससे हमको बताना है कि इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन से करेक्ट है। ठीक है, इस ग्राफ के लिए तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर डी में। ये दिया हुआ है इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दिस लाइंस। देखो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? या तो ये कंसिस्टेंट होगा या तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। आप उसको बड़ा करो, छोटा करो, एक्सटेंड करो, इधर करो, उधर करो, कुछ भी करो, लेकिन या तो वो इनकंसिस्टेंट होना चाहिए या वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट है और आप उसको खींच के लंबा कर दिए और फिर बोल रहे हो कि कंसिस्टेंट हो जाएगा, नहीं। ठीक है, देन हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन में, एंड इट इज इनकंसिस्टेंट। तो देखो इनकंसिस्टेंट का ग्राफ क्या होता है? पैरेलल लाइंस, और ये लाइन तो पैरेलल है नहीं, तो ये इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। तो ये भी हमारा रोल आउट हो गया। देन हो गया मेरा कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा
वो कब होता है? जब आपके लाइंस क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? कोइंसाइड होते हैं। दो लाइन जब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होते हैं तब जाके हमारा आता है कंसिस्टेंट विद इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे तो कोइंसाइड हो नहीं रहे, तो ये भी क्या हो जाएगा? रोल आउट हो जाएगा। अब बचा कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। सो कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, देखो अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये जाके एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या कर जाएंगे? क्रॉस कर जाएंगे। एक पॉइंट पे क्या करेंगे? क्रॉस कर जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज दे आर क्रॉसिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, तो आज की वीडियोस में हमने 18 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि हमारा सेट नंबर 1 ऑफ द प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम का था। अभी हम आगे के वीडियोस में जो अदर सेट्स हैं उसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, मैं आगे के वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको ऐसा फील हो कि कुछ आपकी वैल्यू ऐड हुई है, आपकी नॉलेज थोड़ी इंक्रीज हुई है, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।